सुबह के 5:14 हॉर्मुज जल मरुमध्य का उत्तरी छोर। पहली चेतावनी क्षितिज से नहीं आती, वो आती है एक स्क्रीन से। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर एक ऑपरेटर की नजर अचानक टैक्टिकल डिस्प्ले पर जम जाती है। 4 नए निशान अचानक उभरते हैं, तेज नीचे उड़ते हुए, उत्तर उत्तर पूर्व की तरफ से आते हुए। आधे सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता, फिर पूरा कमरा जाग उठता है। 4 इनकमिंग कॉन्टैक्ट्स, दिशा 38, रफ्तार बहुत ज्यादा, ऊंचाई बेहद कम। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लैग ब्रिज पर सब कुछ अब भी सामान्य लगता है। जहाज अपने रास्ते पर है, आगे पीछे डिस्ट्रॉयर, बाईं तरफ क्रूजर। पूरा स्ट्राइक ग्रुप उस संयम के साथ आगे बढ़ रहा है जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो जानते हैं कि खतरे का सामना कैसे करना है। समुद्र इतना शांत है कि उसमें सूरज की पहली रोशनी दिखती है। आसमान अभी धीरे धीरे हल्का हो रहा है। तभी जहाज का इंटरनल सर्किट सन्नाटा तोड़ता है। जनरल क्वार्टर्स, जनरल क्वार्टर्स, सभी अपने बैटल स्टेशन पर पहुंचो। कोई देरी नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस स्टील की तरह कड़ी आवाज और फिर हलचल। डेक के नीचे नाविक तेज कदमों से चलते हैं, दौड़ते नहीं। फ्लाइट डेक पर काम करने वाले रुककर सुनते हैं, फिर बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ जाते हैं। 2 F-18 सुपर हॉर्नेट जेट डेक पर जंजीरों से बंधे खड़े हैं। उनके पास खड़े क्रू मेंबर्स एक बार सुनते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं। किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि इसका क्या मतलब है। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में तस्वीर साफ होती जाती है। बाईं तरफ का क्रूजर अपने एजिस डिस्प्ले पर वही निशान कंफर्म करता है। आगे का डिस्ट्रॉयर भी यही रिपोर्ट करता है। 3 जहाज, एक ही तस्वीर। ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं, ये असली खतरा है। ट्रैक प्रोफाइल समुद्र की सतह पर उड़ने वाली मिसाइलों जैसी है और हॉर्मुज जैसी तंग जगह में हर सेकंड का हिसाब होता है। हर किनारे के पीछे लॉन्चर छुपा हो सकता है। टैक्टिकल एक्शन ऑफिसर डिस्प्ले के करीब आता है। आउटर एंगेजमेंट विंडो तक का वक्त 2 मिनट से कम। पूरे जहाज में वाटर टाइट दरवाजे बंद होते हैं। डैमेज कंट्रोल लॉकर खुलते हैं। ब्रिज पर कैप्टन की आवाज नहीं उठती, उसे उठाने की जरूरत नहीं। एक नजर रिपीटर फीड पर और बस। कंडीशन 1 सेट करो, कंफर्म्ड होस्टाइल ट्रैक्स पर वेपन्स फ्री। आगे के डिस्ट्रॉयर में वर्टिकल लॉन्च सेल्स पहले से टारगेट पर असाइन हो रहे हैं। डिफेंसिव लेयर्स अपने आप बनती हैं, इसलिए नहीं कि कोई इंप्रोवाइज कर रहा है, बल्कि इसलिए कि हर जहाज ने इस पल के लिए इतनी बार ट्रेनिंग की है कि ये अब मसल मेमोरी है। पहले बाहरी लेयर, फिर बीच की, फिर अगर कुछ बच निकले तो पॉइंट डिफेंस। ऊपर आसमान में E-2D हॉकाई नजर रखते हुए नेटवर्क में ताजा डेटा भेजता है और वो डेटा एक और बुरी खबर लाता है। 2 छोटे ऊंचे धीमे कॉन्टैक्ट्स पीछे से आ रहे हैं। डिकॉय भी हो सकते हैं, ड्रोन भी। लेकिन एक बात साफ है, ये किनारे से चलाया गया एक अंधा हमला नहीं, ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक पैकेज है। फ्लाइट डेक ऑफिसर की नजर धनुष की तरफ पड़ती है। दूर कहीं पानी के ऊपर एक चमकती हुई लकीर। अभी आवाज नहीं आई, बस हलचल दिखती है जहां होनी नहीं चाहिए थी। जहाज के अंदर हर सेकंड को मापा जा रहा है, नोट किया जा रहा है, बोला जा रहा है। कॉन्टैक्ट स्कोर्स होल्ड कर रहे हैं, रेंज घट रही है। IFF नेगेटिव, होस्टाइल डिक्लेयर्ड। पहला इंटरसेप्टर असाइनमेंट नेटवर्क पर फ्लैश होता है। फॉरवर्ड स्क्रीन डिस्ट्रॉयर SM-2 सिलेक्टेड। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में कोई राहत नहीं मनाता, क्योंकि असाइन की गई मिसाइल खात्मा नहीं है, बस अगला कदम है। कैरियर आगे बढ़ता रहता है। कोई जंगली मोड नहीं, कोई घबराहट नहीं। एस्कॉर्ट जहाज जरा सा और करीब आ जाते हैं, सिर्फ इतना कि फॉर्मेशन के बीच को ढक सकें। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टीमें बैटल स्पेस में एनर्जी की बाढ़ ला देती हैं, ये देखने के लिए कि मिसाइल का सीकर कैसे बर्ताव कर रहा है। स्टारबोर्ड की तरफ एक फ्लांक्स माउंट कुछ डिग्री घूमती है, चुपचाप, पर संदेश साफ है, मैं जाग रही हूं। तभी एक वॉच स्टैंडर धीरे कहता है, लेकिन सब सुनते हैं। सी स्किमर क्लटर लाइन के नीचे चली गई। एक पल के लिए वो मिसाइल पानी की सतह में लगभग गायब हो जाती है। ब्रिज पर कैप्टन की नजर आगे रहती है। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में हथियार अधिकारी एक पल नहीं रुकता। एंगेज। डिस्ट्रॉयर का लॉन्च सेल खुलता है।
पहला अमेरिकी इंटरसेप्टर सुबह के आसमान में आग का स्तंभ बनकर उठता है, फिर आने वाले ट्रैक की तरफ मुड़ता है। फ्लाइट डेक पर सिर घूमते हैं। रडार डिस्प्ले पर 2 मिसाइलें एक दूसरे की तरफ दौड़ रही हैं, एक आगे, एक इनकमिंग। जहां वो मिलेंगी वहां सिर्फ एक की जीत होगी, और उस पहले दुश्मन के पीछे 3 और आ रहे हैं। इंटरसेप्टर चरम पर पहुंचता है, पलटता है और पानी की तरफ नीचे आता है। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में कोई पलक नहीं झपकाता। एक धड़कन बाद पहला दुश्मन ट्रैक गायब। स्प्लैश 1। कोई जयकार नहीं, कोई राहत नहीं, बस अगली कॉल। 3 और इनकमिंग। 2 हाई कॉन्टैक्ट्स अभी भी पीछे। पॉसिबल डिकॉय होल्डिंग ऑफ अ सेट। एक मार्क, कुछ सेकंड की मोहलत, सुरक्षा नहीं। बाईं तरफ का क्रूजर दूसरी सी स्किमर को पकड़ता है जो भोर की धुंध में छुप कर आ रही है। वो मिसाइल काफी तेज है, किसी जहाज को तबाह करने के लिए, और काफी नीची, लगभग बिना आवाज के आने के लिए। ट्रैक 2 टर्मिनल प्रोफाइल होल्ड कर रही है, मतलब अब वो तलाश नहीं कर रही। उसे पता है वो कहां जाना है। ब्रिज पर असाधारण शांति है। कैप्टन रिपीटर देखता है। ऑफिसर ऑफ द डेक जहाज को स्थिर रखता है। एस्कॉर्ट्स वो काम कर रहे हैं जिसके लिए बने हैं। पहला झटका खुद सहना, कैरियर की आंखें बढ़ाना, और जो भी घुसने की कोशिश करे उसे खत्म करना। क्रूजर एंगेजिंग, SM-2 अवे। इंटरसेप्टर बाईं तरफ से उठता है, सुबह के धुंध हल्के में सफेद लौ बनकर। टैक्टिकल स्क्रीन पर जियोमेट्री तेजी से सिकुड़ती है। इनकमिंग मिसाइल आती रहती है। अमेरिकी इंटरसेप्टर पास आता है, फिर दोनों निशान आधे सेकंड के लिए मिलते हैं। दुश्मन का ट्रैक कांपता है, फिर जिंदा रहता है। मिसाइल स्टिल अप, पॉसिबल पार्शियल मिस, ट्रैक कंटिन्यूइंग। इससे सब कुछ बदल जाता है। पहला इंटरसेप्ट साफ था, ये नहीं था। टाइम टू इनर लेयर 38 सेकंड। ये नंबर किसी भी अलार्म से ज्यादा भारी पड़ता है। फ्लाइट डेक पर आवाज आखिरकार पहुंचती है। दूर से एक चीरता हुआ गर्जन, पानी के ऊपर से रोल करता हुआ। क्रू मेंबर्स सहज रूप से उपकरणों के पीछे झुकते हैं, नजरें उस खतरे पर जो अभी पूरी तरह दिख नहीं रहा। उन्हें देखने की जरूरत नहीं, जहाज उनके लिए देख रहा है। ऊपर E-2D होकाई एक और अपडेट भेजता है। 2 हाई कॉन्टैक्ट्स अलग हो रहे हैं। एक पश्चिम की तरफ बहता है, दूसरा नीचे उतरता है और तेज होता है। ये डिब्रिस नहीं, एक कोऑर्डिनेटेड पैकेज, शायद ड्रोन्स जो फॉर्मेशन को अलग अलग दिशाओं में खींचने के लिए भेजे गए। टैक्टिकल एक्शन ऑफिसर बेकार शब्दों में वक्त नहीं गंवाता। डिकॉय को तब तक मत दौड़ाओ जब तक वो कमिट न करें। पहले लीकर्स को मारो। यही नेवल एयर डिफेंस का अनुशासन है। आप वो नहीं मारते जो खतरनाक दिखता है, आप वो मारते हैं जो पहले हिट करेगा। घायल सी स्किमर आउटर स्क्रीन तोड़कर इनर लेयर की तरफ दौड़ती है। पानी की सतह से अब बस थोड़ी ऊपर, अपने नीचे हल्का सा स्प्रे उड़ाते हुए। उसका सीकर अभी जिंदा है, उसका रास्ता अभी भी घातक है। नजदीकी एस्कॉर्ट से एक छोटी मिसाइल निकलती है। कम नाटक, ज्यादा तात्कालिकता के साथ, ठीक इसी किस्म की नजदीकी लड़ाई के लिए बनी। वो समुद्र की सतह के ऊपर उड़ती है, दुश्मन मिसाइल का पीछा करते हुए। दोनों ट्रैक एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। स्क्रीन साफ होती है। स्प्लैश 2। इस बार कुछ कंधे डीले होते हैं, पर सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि तीसरा दुश्मन कॉन्टैक्ट स्टारबोर्ड से अंदर आ रहा है, पहले वालों से नीचा। ज्यादा होशियार या किस्मत से, कहना मुश्किल। वो सरफेस क्लटर में इतना गुस्सा रहता है कि दाएं तरफ का डिस्ट्रॉयर उसे देर से और मुश्किल से पकड़ता है। नया लीकर बेयरिंग 5-1, बहुत नीचे, बहुत तेज। कैरियर मैन्यूवर नहीं करता। अब फॉर्मेशन तोड़ना सही नहीं, इसके बजाय एस्कॉर्ट्स उसके चारों तरफ ढाल घुमाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टीमें उस सेक्टर में शोर की बाढ़ ला देती हैं। फ्लांक्स माउंट नए एक्सिस की तरफ मुड़ती है। तीसरी मिसाइल आखिरकार नजर आती है। काले नीले पानी पर एक कड़ी चांदी की लकीर, इतनी नीची जैसे वो समुद्र को चीरते हुए आ रही हो। CIWS होल्ड, होल्ड। ब्रिज क्रू बिना बोले देखती है। मिसाइल पॉइंट डिफेंस रेंज में आती है। CIWS एंगेज। फ्लांक्स खुलती है। आवाज कोई धमाका नहीं, एक यांत्रिक चीख, एक चीरता हुआ धातु का शोर जो सोच को डुबो देता है। टंगस्टन की बारिश पानी पर फैलती है।
एक असंभव सेकंड के लिए लगता है मिसाइल सीधी चली आ रही है, फिर वो टूटती है, टुकड़े उड़ते हैं। एक आग का गोला उठता है नीचे और गंदला स्टारबोर्ड क्वार्टर से। शॉक वेव पानी पर लुढ़कती है और नजदीकी एस्कॉर्ट का बाहरी हिस्सा झटके से हिलता है। शरापनेल जलमरूमध्य में गिरती है, पर कैरियर अभी भी अछूता है। स्प्लैश 3। कोई इसे दोबारा नहीं दोहराता, क्योंकि एक हाई कांटेक्ट अचानक तेजी से नीचे आता है और तेज होता है। डिकॉय नहीं रहा, ड्रोन है, और ये लेट आया है। इंटरसेप्टर्स के बाद, पहली राहत के बाद, उस स्वाभाविक मानवीय उरूज के बाद जब आदमी जरा जल्दी सांस लेता है, तभी बैटल ग्रुप का रडार फिर कसता है और क्रूजर एक और चीज रिपोर्ट करता है जो ड्रोन से भी बुरी है। ईरानी किनारे से एक संक्षिप्त रडार स्पाइक, फिर एक और फायर कंट्रोल बर्ताव। शायद दूसरा लॉन्च कॉरिडोर पहले से खुल रहा है। पहली लहर पानी पर मर रही है, दूसरी शायद पहले ही रास्ते में है। आखिरी विस्फोट के बाद 7 सेकंड तक जलमरूमध्य पर अजीब सी खामोशी छाती है। शांति नहीं, सुरक्षा नहीं, बस वो खामोशी जो लड़ाई में तब आती है जब दोनों पक्ष समझते हैं कि पहला दौर खत्म हुआ और अगला दौर सब कुछ तय करेगा। स्टारबोर्ड की तरफ टूटी मिसाइल के जलते टुकड़े पानी पर बिखरे हैं। धुएं की एक काली लकीर समुद्र के ऊपर झुकी है। फ्लाइट डेक पर कोई इसे जीत नहीं समझता। क्रू ट्रैक्टर्स और टाई डाउन पॉइंट्स के पीछे दुबके हैं। हेलमेट खतरे की दिशा में। आइलैंड अभी रोशन है, डेक अभी भी आर्म्ड है। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट एमिटर लॉग्स को कोरिलेट करता है। 3 कंफर्म्ड सी स्किमर्स गायब हैं, पर लेट आने वाला ड्रोन नहीं, और ईरानी किनारे से जो रडार स्पाइक्स आईं, वो भी नहीं। कोस्टल एमिटर्स फिर से एक्टिव। ये कमरे का माहौल बदल देता है। पहली लहर कभी मुद्दा नहीं थी, वो तो जांच थी। असली खतरा वो है जो जांच के बाद आता है, जो लॉन्च क्रू उन सेकंड्स का इस्तेमाल करे जो भ्रम, मलबे और बैटल डैमेज असेसमेंट ने खरीदे हैं। स्ट्राइक ग्रुप उन्हें बर्बाद नहीं होने देता। ऊपर हॉकाई अपना ऑर्बिट कसता है, नेटवर्क में घना डेटा भेजता है, क्रूजर रडार बेयरिंग लाइनें फीड करता है। एक इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट एमिटर बर्ताव को पहले से लोड थ्रेट लाइब्रेरी से मिलाता है। कोई ट्रैप शब्द नहीं बोलता, बोलने की जरूरत नहीं। ईरान ने पहले फायर किया, यानी अब हर रडार स्वीप, हर अपलिंक, हर कोस्टल पल्स का संदर्भ है। इस हमले ने वो दिया जो 1 मिनट पहले कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के पास नहीं था, एक जिंदा किल चेन। लॉन्च एजिमुथ कोरिलेट कर रहे हैं, स्टैंड बाय। फिर जवाब आता है, प्रोबेबल ओरिजिन सेक्टर कंफर्म्ड, उत्तरी कोस्टल बेल्ट, मल्टीपल एमिटर्स, एक सर्च रडार, एक फायर कंट्रोल क्वालिटी सोर्स। कैप्टन एक बार सुनता है, बिना भाव बदले आदेश देता है, रेस्पॉन्स बिल्ड करो। इसका मतलब अंधाधुंध फायर नहीं, इसका मतलब कुछ ठंडा है। फ्लाइट डेक पर येलो शर्ट्स हरकत में आती है। अगला लॉन्च साइकिल अब डिफेंसिव नहीं, डेलिबरेट है। पहले ये 18G ग्रोलर आगे आता है, पंख फैलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स पहले से कॉन्फ़िगर। पीछे 2 F-18 सुपर हॉर्नेट लाइन में आते हैं, एयर पेट्रोल के लिए नहीं, बल्कि परिशुद्ध काम के लिए लोडेड। उनके क्रू तेजी से चेक करते हैं, पिन्स, पैनल्स, फाइनल डेटा लोड्स, एक ऐसी तत्परता के साथ जो दूर से लगभग शांत लगती है। कैरियर झल्ला नहीं रहा, वो हथियार चुन रहा है। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में जो ड्रोन बच गया था, वो पश्चिम से फॉर्मेशन की तरफ मुड़ता है। मिसाइलों से छोटा खतरा, पर ठीक इसीलिए खतरनाक, क्योंकि वो देर से आता है जब ध्यान बंटा होता है। ड्रोन कॉन्टैक्ट कमिटेड, क्रूजर पहले पकड़ता है, नजदीकी एस्कॉर्ट डेजिग्नेट करता है, इंटरसेप्टर असाइन होता है, लॉन्च होता है, साफ गाइड होता है, ड्रोन स्कोप से गायब। स्प्लैश 4। फिर कोई जश्न नहीं, क्योंकि असली एक्शन अब किनारे पर है। ग्रोलर क्रू बंधे हैं, कैनोपी बंद। कैटापल्ट के नीचे भाप बनने लगती है। सुपर हॉर्नेट पीछे इंजन की आवाज के साथ तैयार खड़े हैं। लॉन्च ऑफिसर इशारा करता है, ग्रोलर पहले जाता है, डेक से उड़कर पीले सुबह के उजाले में चला जाता है, सीधे खतरे वाले सेक्टर की तरफ। पहला सुपर हॉर्नेट कुछ सेकंड बाद, फिर दूसरा। हर जेट उसी तंग आसमान में गायब होता है जहां से मिसाइलें आई थीं।
कैरियर के कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में लड़ाई बचाव से शिकार में बदलती है। ग्रोलर काम शुरू करते ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फीड तेज होती है। किनारे पर एक ईरानी एमिटर लड़खड़ाता है, फिर दूसरा। एक फायर कंट्रोल सिग्नल झिलमिलाता है, बंद, फिर अंदर की तरफ से दिखता है। वो पोजीशन बदल रहे हैं, मतलब मोबाइल लॉन्चर्स, शायद कोस्टल बैटरीज, शायद दोनों। स्ट्राइक ग्रुप तस्वीर बनाता रहता है। फिर एक नया कांटेक्ट, उत्तरी किनारे के करीब, तेज सरफेस, न कमर्शियल न स्थिर। एक पेट्रोल क्राफ्ट या फास्ट अटैक बोट बंदरगाह से बाहर आती है, पीछे एक और। वॉच ऑफिसर तुरंत टैग करता है। अभी हमला नहीं, पर इत्तेफाक भी नहीं। किनारे पर कोई समस्या को फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से मिसाइलें, नीचे से फास्ट बोट्स, बहुत सारे कोण एक साथ। कैप्टन उस चाल में नहीं फंसता। उन्हें ट्रैक करो, ढाल मत तोड़ो। यही फर्क है। ईरान फिर से अराजकता खोलने की कोशिश कर रहा है। स्ट्राइक ग्रुप उसे वापस देने से इनकार कर रहा है। फिर एयरविंग से पहला टारगेटिंग क्वालिटी अपडेट आता है। एक सुपर हॉर्नेट ने उस रडार बर्ताव को लॉक किया है जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। वही फायर कंट्रोल सोर्स जो मिसाइल लहर से ठीक पहले फ्लैश हुआ था। कोई अंदाजा नहीं, कोई ब्रॉड सेक्टर नहीं, एक असली टारगेट। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में सिंबल बॉक्स होता है, वेरीफाई होता है, ऊपर भेजा जाता है। डेक के नीचे जाने वाले विमानों की आवाज फीकी पड़ती है। नाविक जहाज को अपने चारों तरफ बदलते हुए महसूस करते हैं। पहले मिनट जिंदा रहने के बारे में थे, ये मिनट यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि किनारे का लॉन्चर दूसरा मौका ना पाए। नेटवर्क में आखिरी कॉल छोटी और साफ आती है, टारगेट क्वालिटी अचीव्ड। और हॉर्मुज के उत्तरी छोर पर अमेरिकी पायलट को वो निर्देश मिलता है जो ईरानी किनारे के लॉन्च क्रू कभी नहीं सुनना चाहते थे। क्लियर्ड हॉट। शब्द छोटे हैं, सपाट, अंतिम। उत्तरी जलद मरुमध्य के किनारे पर लीड सुपर हॉर्नेट एक सेकंड से भी कम स्थिर रहता है, बस इतना कि वेपन रिलीज साफ रजिस्टर हो। फिर विमान थोड़ा ऑफलाइन मुड़ता है और आगे बढ़ता है। कोई नाटक नहीं, कोई झिझक नहीं। नीचे स्ट्राइक पैकेज अपनी भूमिकाओं में बढ़ जाता है, एक डिलीवर करता, एक कवर करता। ग्रोलर आगे दोनों के। बैटल स्पेस को जैमिंग और भ्रम से भरता हुआ। कैरियर पर किसी ने रिलीज नहीं देखा, उन्होंने असर देखा। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में एक ईरानी कोस्टल एमिटर कांपता है। उसका सर्च पैटर्न छोटा होता है, फैलता है, फिर शोर में टूट जाता है। ग्रोलर की जैमिंग पूरे जोर पर। एक दूसरा सोर्स कॉम्पेंसेट करने की कोशिश में और तेज और चमकदार हो जाता है। गलती। फायर कंट्रोल सोर्स सर्ज हुआ। इसे मारना अब और आसान है। हथियार अधिकारी को दूसरी व्याख्या की जरूरत नहीं, न कैप्टन को। पहला टारगेट गायब होता है एकदम से। टैक्टिकल डिस्प्ले पर एक सिंबल कांपता है और नेटवर्क से मिट जाता है। आईएसआर फीड पर किनारे से एक कॉम्पैक्ट हीट ब्लूम उठती है। उसके बाद एक सेकेंडरी फ्लैश। टारगेट 1 साइलेंट। दूसरा ईरानी एमिटर पूर्व में पोजीशन बदलने लगता है, लड़ने की कोशिश नहीं, बचने की। सर्च आर्क्स अनियमित हो जाते हैं, सिग्नल क्वालिटी गिरती है। पैटर्न अब एक कोऑर्डिनेटेड कोस्टल डिफेंस नेट नहीं, बल्कि अलग अलग नोड्स जो एक एक कर मरने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो मोड है। बस कुछ मिनट पहले स्ट्राइक ग्रुप दुनिया के सबसे तंग जलमार्ग में एक मिसाइल घात का पहला झटका झेल रहा था। अब पूरी लड़ाई की ज्योमेट्री पलट गई है। ईरान अब टेम्पो नहीं तय कर रहा, वो रिएक्ट कर रहा है। फ्लाइट डेक पर बदलाव उतना ही साफ दिखता है। तनाव अभी भी है, गर्मी अभी भी है। बाहरी स्क्रीन से आती हुई ईंधन, नमक और जले हुए धातु की महक अभी भी है, पर वो पागलपन की धार जाती रही। डेक क्रू उस कटी हुई तत्परता से चल रहे हैं जो उन लोगों की होती है जो जानते हैं कि खतरा खत्म नहीं, पर ये भी जानते हैं कि उनका पक्ष अब घड़ी का मालिक है। ऑर्डिनेंस टीमें फॉलो ऑन लोड्स तैयार करने लगती हैं। रिकवरी क्रू क्लियरेंस चेक करते हैं। कैरियर अपने एस्कॉर्ट्स के पीछे नहीं छुप रहा, वो काम करता रहा है। यही सबसे बड़ा बयान है। स्टारबोर्ड की तरफ डिस्ट्रॉयर स्क्रीन बाहर की तरफ लॉक रहती है। उसका स्पाई रडार वाटर लाइन पर कम स्वीप करता रहता है, किसी और सी स्किमर, किसी और ड्रोन, किसी और फास्ट बोट रन के लिए। क्रूजर बाईं तरफ बड़ी एयर पिक्चर रखता है।
सी हॉक हेलीकॉप्टर उस उत्तरी रास्ते पर गश्त करता है जहां फास्ट अटैक क्राफ्ट ने दबाव बनाने की कोशिश की थी और फिर हिम्मत खोकर वापस किनारे की तरफ हट गए थे। वो मोमेंटम खो रहे हैं। नेवल ऑफिसर इस तरह के वाक्यों पर भरोसा करते हैं, इसलिए नहीं कि ये नाटकीय लगते हैं, बल्कि इसलिए कि इसका मतलब है लड़ाई काबू में आने योग्य आकारों में सिकुड़ रही है। ऊपर एयरविंग काम करती रहती है, ग्रोलर जैम करता रहता है, एक सुपर हॉर्नेट चौड़ा घूमता है, उस दूसरे रडार सोर्स की आखिरी कंफर्मेशन इकट्ठा करता है जो शुरुआती मिसाइल हमले के दौरान फ्लैश हुआ था। दूसरा जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक के लिए तैयार है। जो संदेश होर्मुज के आर पार जा रहा है वो ऊंचा नहीं है, वो ऊंचे से भी बुरा है, वो सटीक है। अगर तुम एमिट करोगे तुम्हें ढूंढ लिया जाएगा, अगर तुम लॉन्च करोगे तुम्हें फिक्स किया जाएगा, अगर तुमने कैरियर पर फिक्स किया कैरियर ग्रुप तुम पर और भारी पड़ेगा। एक और कोस्टल सिग्नल अचानक उठता है, तेज और संक्षिप्त, जैसे कोई ईरानी क्रू विस्थापन से पहले एक आखिरी टारगेटिंग प्रयास पर दांव लगा रहा हो। बस कुछ पल चलता है, काफी लंबा। दूसरा टारगेट कोरिलेटेड। इस बार रेस्पॉन्स चेन पहले से भी तेज चलती है। कोई अंदाजा नहीं, कंफर्म्ड बर्ताव। दूसरा कोस्टल सोर्स बंद होता है, फिर किनारा अजीब तरह से मध्यम हो जाता है। कोई और हार्ड फायर कंट्रोल स्पाइक नहीं, कोई और स्टेबल लॉन्च क्वालिटी बर्ताव नहीं, बस बिखरा हुआ सर्च शोर, संचार के टुकड़े और उस डिफेंस नेटवर्क का इलेक्ट्रॉनिक मलबा जिसने एक अमेरिकी कैरियर को हिट करने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में खुद को उजागर कर लिया। ब्रिज से नजारा लगभग अपरिवर्तित दिखता है। पानी, धुंध, रोशनी, एस्कॉर्ट जहाज जलमरू मध्य में फॉर्मेशन में, पर उस नजारे के नीचे का संतुलन पूरी तरह बदल गया है। ईरान ने नाकेबंदी तोड़ने के लिए पहले फायर किया। इस एक्सचेंज के अंत तक अमेरिकी नौसेना तय कर रही थी कि किनारे का कौन सा हिस्सा अभी भी लड़ सकता है। सुबह 6:03 पर हॉर्मुज के ऊपर का आसमान इतना चमकीला है कि रात के आखिरी निशान भी मिट गए हैं। धुआं अभी भी है, पतला, काला, सुबह की हवा से छपटा। स्टारबोर्ड स्क्रीन से परे इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल हमले के टुकड़े पानी पर बिखरे हैं। दूर उत्तर में ईरानी किनारा पीली रोशनी में डूबा है, शांत, या कम से कम 20 मिनट पहले से शांत। कोई नया फायर कंट्रोल स्पाइक नहीं, कोई ताजा लॉन्च ट्रैक नहीं, फॉर्मेशन की तरफ कोई हार्ड रडार लॉक नहीं। लड़ाई जश्न में नहीं बदलती, वो रिकॉर्ड में बदलती है। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में हर इंटरसेप्ट टाइम स्टैंप होता है, हर रडार एमिशन स्टोर होता है। एंगेजमेंट का हर सेकंड पहले से ही रिकॉर्ड, सबूत और डॉक्ट्रिन में बदल रहा है। यही एक अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लड़ाई खत्म करता है, शोर से नहीं, नियंत्रण से। फ्लाइट डेक पर रिकवरी क्रू जहाज की लय फिर सेट कर रहे हैं। एक सुपर हॉर्नेट दूर आसमान में छोटा दिखता है, फिर एंगल डेक की तरफ तेजी से बढ़ता है, वायर पकड़ता है, धम्म से उतरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पंख मुड़ते हैं, जंजीरें आती हैं, फ्यूल क्रू चलती है, ऑर्डिनेंस टीमें इंतजार करती हैं। डेक फिर जिंदा है, इसीलिए नहीं कि खतरा गया, बल्कि इसलिए कि मिशन कभी रुका नहीं। ये तस्वीर मायने रखती है। ईरान ने एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर दुनिया की सबसे खतरनाक जलसंधि में मिसाइलें दागी, और कैरियर अभी भी विमान लॉन्च और रिकवर कर रहा है, अभी भी कोर्स होल्ड किए हुए है, अभी भी ऑपरेट कर रहा है। ब्रिज पर कोई भाषण नहीं, कोई नाटकीय ऐलान नहीं। कैप्टन आगे का पानी देखता है, टैक्टिकल रिपीटर चेक करता है, छोटी रिपोर्टें सुनता है जो उन प्रोफेशनल्स की भाषा में हैं जो जीवित रहने को सुरक्षा समझने की भूल नहीं करते। एयरविंग रिकवरी जारी, आउटर स्क्रीन स्टेबल, कोई नया लॉन्च डिटेक्ट नहीं, उत्तर में सरफेस कॉन्टैक्ट्स कोस्टल एनवलप में। हर रिपोर्ट अलग अलग तरीके से एक ही बात कहती है, स्ट्राइक ग्रुप ने हमला झेला, लॉन्च चेन पहचानी, जो हिस्से मायने रखते थे उन्हें तोड़ा, और अब वो यहां है। इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट अटैक विंडो के एमिटर लॉग्स कोरिलेट करता है और नतीजा एक वाक्य में समेटा जा सकता है और पूरे क्षेत्र के लिए भारी है। मिसाइल हमले ने जितना नुकसान किया उससे ज्यादा उजागर किया। ईरानी लॉन्च बर्ताव, रडार डिसिप्लिन, रेस्पॉन्स टाइमिंग, डिस्प्लेसमेंट पैटर्न,
पहले मिनटों में जो कुछ भी उन्होंने इस्तेमाल किया वो अब कैद है, पढ़ा जा रहा है और संग्रहित है। उन्होंने कैरियर रोकने के लिए फायर किया। इसके बजाय उन्होंने कैरियर ग्रुप को दिखाया कि वो कैसे लड़ते हैं। यह एक ऐसी हार है जो धुआं गायब होने के बाद भी रहती है। जहाज पर कोई इसे जोर से नहीं कहता, कहने की जरूरत नहीं, सबूत चारों तरफ है। जो किनारा फायर कंट्रोल कॉन्फिडेंस से चमक रहा था अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से खामोश है। पेट्रोल क्राफ्ट जो समस्या फैलाने की कोशिश में थे वो वापस हट गए। हॉर्मुज से होकर स्ट्राइक ग्रुप का रास्ता बरकरार है। नाकेबंदी कायम है, इसलिए नहीं कि किसी ने ताकत पर भाषण दिया, बल्कि इसलिए कि जहाज अभी भी यहां है। डेक अभी भी काम कर रहा है। एस्कॉर्ट्स अभी भी चौकस हैं। फॉर्मेशन खोलने की हर कोशिश का सामना परत दर परत प्रशिक्षित ताकत और ठंडे संयम से किया गया। सुबह 6:11 पर समुद्र दूर से लगभग सामान्य दिखता है। यही नेवल युद्ध की अजीब बात है। कोई उस शांत पानी पर नजर डाले और कभी न जाने कि उसी पानी के करीब एक कब्रिस्तान बनने की कितनी नजदीकी आई। पर इन जहाजों पर मौजूद लोग जानते हैं। उन्होंने अलार्म सुने, उन्होंने ट्रैक को करीब आते देखा, उन्होंने पानी पर लुढ़कते इंटरसेप्ट का झटका महसूस किया और अब वो जलड़ मरु मध्य को उस हकीकत के साथ बसते देख रहे हैं जिसे ईरान बदल नहीं पाया। अमेरिकी कैरियर वापस नहीं मुड़ा, वो अंधेरे में नहीं गया, उसने पहल नहीं गंवाई, वो चलता रहा। और होर्मुज जलड़ मरु मध्य में ताकत इसी से नापी जाती है। जब गोलीबारी रुकती है, ईरान ने नाकेबंदी तोड़ने के लिए फायर किया। इसके बजाय उसने वो एक सबक साबित किया जिससे क्षेत्र की हर नौसेना पहले से डरती है। एक बार जब अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहला गोला झेल ले तो वो हमले से पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है।